हेडिंग डालेंगे कंटिन्यूअस मास सिस्टम। कंटिन्यूअस मास सिस्टम में क्या है, देखिए, एक है लीनियर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा क्या है प्लेनर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा क्या है थ्री डायमेंशनल और स्पेशियल मास डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों के एग्जांपल समझिए। एक जैसे सुई देखी होगी आपने, निडल, निडल होती है ना, तो मासेस कितना होता है उसकी लेंथ पे ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। मास जो है मोस्टली किस पे है, उसकी लेंथ पे ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। या इलेक्ट्रिकल वायर, अभी इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं ना, तो लंबे लंबे जो अंदर वायर होता है उसका लोहा, तो वो अगर मैं देखूं तो मास किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। या कोई डिस्क है, या कोई क्या है डिस्क है। आप पेपर ही मान सकते हैं, मान लो पेपर है, पेपर का भी तो वेट है, पेपर का क्या है एक वजन है ना, मास है ना उसके अंदर। तो मासेस है कहां पे, पूरे प्लेन में है। उसका कुछ थिकनेस बता पा रहे हो क्या आप, भाई पेपर की थिकनेस तो नहीं बता पा रहे ना आप, तो क्या है होगी थिकनेस होगी, लेकिन कंसिडरेबल नहीं है। तो हम कहेंगे मास कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे पूरे प्लेन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट एक मतलब लोहे का गोला हम ले लें तो कहां पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे क्या है थ्री डायमेंशन में या वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये बात समझ में आई आपको। तो इसको पढ़ने से पहले, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ने से पहले हम तीन तरह का क्या पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे, लीनियर मास डेंसिटी पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे एरिया मास डेंसिटी और वॉल्यूम मास डेंसिटी। इन तीनों चीजों को हम पढ़ लेंगे तब हम कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिए लीनियर मास डेंसिटी किसे, अच्छा ये चीजें आप लोग को इलेक्ट्रोस्टैट में भी यूज आएंगी, बस वहां पे क्या आ जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी पढ़ रहे हैं, वहां क्या पढ़ेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे सरफेस मास डेंसिटी पढ़ेंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे वॉल्यूम मास डेंसिटी, और वहीं पे मास की जगह क्या हो जाएगा चार्ज हो जाएगा। तो इसको समझ लेते हैं ढंग से कि आखिर होता क्या है लीनियर मास डेंसिटी और सरफेस मास डेंसिटी और वॉल्यूम मास डेंसिटी होता क्या। पता आप सब लोग को होगा ही जहां तक है, लेकिन नहीं भी पता है तो लिखिए उसको। पहली बात तो ये लीनियर मास डेंसिटी क्या मतलब है इसका, बेसिक कोई बता सकता है बच्चा, बताइए। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, लैम्डा से। देखो साइन भी याद रखना है, इसको ये याद रखना है, कंफ्यूज हो जाओगे। इसको करते हैं किससे, लैम्डा से, और इसको किससे करते हैं, उसको सिग्मा से करते हैं। सरफेस मास डेंसिटी को सिग्मा से और वॉल्यूम मास डेंसिटी को रो से, ठीक है। तो हम पढ़े कहीं भी लैम्डा लिख के आ गया तो क्या हो जाएगा ये लीनियर मास डेंसिटी, अगर सिग्मा आ जाएगा तो सरफेस मास डेंसिटी, या सरफेस मास का एक सरफेस के ऊपर, यानी क्या है वो एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर रो आ गया तो क्या होगा ये वॉल्यूम मास डेंसिटी, ठीक है। एक एक करके पढ़ते हैं, लैम्डा के बारे में चर्चा करते हैं। चलो लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा लिखो इसमें। अब इसको थोड़ा डिटेल में अभी पढ़ा रहे हैं, चार्ज डेंसिटी जब होगा ना तब डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, तब लैम्डा लिख दूंगा, समझ में आ जाएगा ना। जैसे मास डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पे क्या होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। चलिए लिखिए इसमें, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ। मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, लैम्डा बराबर मास अपॉन लेंथ, मास अपॉन लेंथ बराबर कैपिटल एल एम अपॉन एल। यूनिट ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू केजी पर मीटर। डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन डायमेंशन क्या होगी ml-1। इसको लैम्डा बोलते हैं, पता है सबको, सिंबल लैम्डा होता है, ठीक है। चलिए मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, ठीक है, लीनियर मास डेंसिटी में। फिर ये बना लो, ये बनाया आपने, एक रॉड बनाया
जो एल लेंथ की है और एल लेंथ पे मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है, जितना मास इतनी लेंथ में उतना ही मास अगली लेंथ में। ऐसा नहीं कहीं पे मास ज्यादा और कहीं पे मास कम है, यूनिफॉर्मली, एक यूनिफॉर्म का मतलब एक समान डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसमें एक लाइन लिखो, लेट सपोज मास m is uniformly distributed. Let's suppose mass m is uniformly distributed. Let's suppose that mass m is uniformly distributed on entire length L, on entire length L, on entire length L, इंटायर लेंथ L पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, चलिए ये नोट करिए, लैम्डा बराबर मास अपॉन लेंथ, तो कैपिटल M अपॉन L, तो यूनिट ऑफ लैम्डा क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर डायमेंशन ml माइनस 1। बहुत बेसिक चीज, ठीक है, कर लेंगे। आगे चलें, नोट करो, जल्दी नोट करो, बहुत बेसिक चीजें हैं ये सब। हो गया, चलिए, नहीं हुआ, नोट करो नोट करो, समझ में नहीं आया, अच्छा एसी बंद कर दें, हम सोचे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। हो गया, आगे चलें। हाँ, तो देखो ये हो गया लैम्डा बराबर मास अपॉन लेंथ। अब देखिए सपोज करिए कि मैंने dx लेंथ मान ली ना, dx लेंथ मान लिया, यहां पे लेंथ मानी मैंने dx, इसकी लंबाई मानी मैंने कितना, dx, तो इस dx लेंथ में मास माना मैंने dm। भाई लेंथ में थोड़ा सा मास होगा ना, dx लेंथ मानी x, भाई dx का मतलब बहुत छोटी सी स्मॉल लेंथ, तो उसमें मास कितना होगा, dm। ठीक है, बेसिक। तो देखो m l मास इन l लेंथ कितना होगा, मास इन l लेंथ कितना है, कैपिटल M, तो मास इन यूनिट लेंथ कितना है, कितना है, m अपॉन l, तो मास इन dx लेंथ कितना है, dm बराबर m अपॉन l इंटू dx। और मास इन dx लेंथ को बोलते क्या है, भाई dx लेंथ में कितना मास है, dm, तो मास इन dx लेंथ कितना होगा, dm बराबर m अपॉन l इंटू dx। जरूरी नहीं कि हर बार इस तरीके से करो, बात समझो कि टोटल मास कितना m, लेंथ कितनी l, तो मास पर यूनिट लेंथ कितना m बाई l, और dx में चाहिए तो dx से मल्टीप्लाई। भाई m अपॉन l कितना आ गया, मास पर यूनिट लेंथ, dx लेंथ में मास चाहिए ना, तो dx से मल्टीप्लाई कर दिए। ये तो बता दिया बताने के लिए कि चलो बेसिक से समझ लो। ठीक है, तो dm बराबर क्या, m अपॉन l इंटू dx। अच्छा m अपॉन l क्या है, लैम्डा, m अपॉन l क्या है, लैम्डा, यानी कि dm बराबर लैम्डा dx, dm बराबर लैम्डा dx, बस यही तक करके छोड़ देंगे, dm बराबर लैम्डा dx। अब इस फॉर्मूले को मैं कहीं भी यूज कर सकता हूं, क्या कर लेंगे, dm बराबर लैम्डा dx। आज की और कल की क्लास थोड़ी सी आपको ऐसा लगेगा कि कुछ हल्का फुल्का इंटीग्रेशन और ये सब बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, लेकिन 2 क्लासेस के बाद में इसको समराइज कर दूंगा, जो चीजें आपको एग्जैक्टली याद रखनी, क्योंकि बहुत ज्यादा डेरिवेशन नहीं कर पाओगे, एग्जाम में याद ही नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कराऊंगा, क्योंकि कभी कभी सवाल का ना पार्ट में आ जाता है, मतलब छोटा सा इंटीग्रेशन पूछ लिया, सर्कुलर डिस्क का निकाला, बहुत बड़ा सवाल पूछ लेगा तब तो नहीं निकाल पाओगे बेटा, याद रहेगा तो कर लोगे। जैसे अभी हम लोग करेंगे, इसका करेंगे, क्या कहते हैं, हाँ सेमी सर्कुलर रिंग का, सेमी सर्कुलर रिंग का निकालेंगे तो 2r अपॉन पाई आंसर आएगा, तो उसको हम लोग निकाल के करेंगे, लेकिन वो करोगे एग्जाम में तो कर नहीं पाओगे, क्योंकि याद ही नहीं रहेगा,
इंटीग्रेशन वगैरह इतना यूज होएगा और वो 15 मिनट का कम से कम डेरिवेशन है तो उतना नहीं कर पाओगे, तब तो आपको याद ही करना पड़ेगा। बुक में आपके दिया हुआ है, सेंटर ऑफ मास दिया हुआ है ना, बुक दिखाओ जैसा। तो दो चार करेंगे हम, सवाल करके देखेंगे और बाकी आपको बोलेंगे, याद कराएंगे, लेकिन याद भी अच्छे से कराएंगे जिससे आपको याद रहे। नहीं दिया है क्या? किसमें? हाँ रोटेशन में ही। हाँ दिया हुआ 6.4 पे, यहाँ पे दिया, इस वाले लाइन पे दिया है। देखो 6.4 पर ये दिया है ना सेंटर ऑफ मास। लेकिन अभी हम लोग कॉन्सेप्ट समझते चलते हैं, दो दिन आपको लगेगा, थोड़ा और समझाएंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तक पहुंच जाने दीजिए, उसके बाद आपको समझ, उसके बाद भी ये रटवा दूंगा आपको, उसको भी लॉजिकली रटवाऊंगा ताकि आपको याद हो जाए। जैसे आपको बताया ना हैवियर मास की तरफ होता है या चीजें, दो चार लॉजिक हैं उनसे मैं समझा दूंगा। बाकी अभी समझिए, ये मास पर यूनिट लेंथ हो गया, लैम्डा निकाल लिया हमने, लैम्डा क्या था? लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, एकदम बेसिक। नेक्स्ट लिखिए सरफेस मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, इसका सिंबल क्या है बताओ? रो। क्या है? अच्छा हाँ सिग्मा ही तो लिखा है, लिख कुछ और है बोल कुछ और है ना, हो जाता है कभी कभी, दिमाग में कुछ चलता रहता है तो ऐसे ही होता है। सरफेस मास डेंसिटी क्या है? सिग्मा, सिग्मा बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, सिग्मा इक्वल टू मास अपॉन एरिया। ओहो क्या हो गया आज, मास अपॉन एरिया। एक टीचर का दिमाग शांत रहना बहुत जरूरी है, अगर दिमाग शांत नहीं है तो आप डिलीवर ही नहीं कर पाएंगे। नहीं, मास अपॉन एरिया क्या होगा? ये यूनिट क्या होगी बेटा? यूनिट ऑफ, लिख लीजिए अपने आप, ये सब पता है आपको, क्या होगा? केजी पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या होगा बोलो? ml-2। देखते रहना कुछ गलत ना बताऊं। अच्छा अब डायरेक्ट लिख दूं, डीएम बराबर क्या? डीएम क्या होगा? m अपॉन ए इंटू वॉट? इंटू डीए। एक छोटे से एरिया पे निकाल लेंगे मास पर यूनिट एरिया, और डीए एरिया का मास चाहिए तो क्या हो जाएगा? डीएम हो जाएगा। अच्छा m अपॉन ए क्या होगा? क्या होगा? सिग्मा। तो डीएम बराबर सिग्मा इंटू डीए। समझ में आ गया? एकदम बेसिक, बहुत बेसिक। अभी बेसिक समझते चल रहे हैं कि केंद्र ऑफ मास क्या होता है, क्या कहानी है, कैसे निकालते हैं, ठीक है, एकदम बेसिक समझते चल रहे हैं। चलिए हो गया, जल्दी नोट करिए। तो हमने लीनियर मास डेंसिटी पढ़ लिया, सरफेस मास डेंसिटी पढ़ लिया, नेक्स्ट क्या आएगा? वॉल्यूम मास डेंसिटी। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? रो से, ठीक है, बोलो वॉल्यूम मास डेंसिटी। बताइए, मतलब समझ में आ रहा है? पूरा ही मास किसमें है? पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो रो बराबर क्या? मास अपॉन वॉल्यूम, बराबर क्या हो जाएगा? एम अपॉन वी। यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट बराबर केजी पर मीटर क्यूब। डायमेंशन क्या हो जाएगी? ml-3। वेरी गुड। और बताओ, और क्या बताया? डीएम, डीएम बराबर मास अपॉन वॉल्यूम इंटू डीवी। मास अपॉन वॉल्यूम क्या है? रो। तो डीएम बराबर रो डीवी। हो गया।
हेडिंग डाला था ना, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, आप लोगों ने हेडिंग डाली थी ना, ठीक है, उसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा, ये तीनों चीजें पढ़ ली। अब पहली हेडिंग डाली है लीनियर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया? कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 3 कांस्टेंट पहले हमने पढ़े, ठीक है, लैम्डा, सिग्मा और रो। अब पहला पढ़ेंगे क्या, लीनियर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए, ये नोट हो गया, इतना नोट हो गया, करो जल्दी करो, कर लो बच्चों। चलिए, बातें नहीं, डायग्राम बनाइए। चलिए, ये रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है, एल है, और ये पूरी क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये जो मासेज है वो मोस्टली किस पे है, लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे इलेक्ट्रिकल वायर, एग्जांपल लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक वायर और निडल, इलेक्ट्रिक वायर और निडल, ठीक है। निडल क्या है, या सुई, सुई की इंग्लिश क्या होती है, निडल ही होती है। अच्छा, नहीं, निडल एक तो वो होती है ना, डॉक्टर लोग सुई लगाते हैं, सिरिंज, हाँ, तो सिरिंज अलग चीज हो गया, उसमें वो पिस्टन भी आ गया। निडल का मतलब क्या हो गया, सुई हो गया, तो सुई आ गया ना, ठीक है। तो या इलेक्ट्रिकल वायर, इलेक्ट्रिकल वायर क्या हो गया आपके, लेंथ। अब बात समझिए, ये कैसा, अभी तक हम लोग कर रहे थे डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन, अब क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो मास कैसा है, डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द लेंथ। अब हमने प्रोसेस वही है, मोमेंट ऑफ मास, क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ मास। कौन सा पढ़ाया था मोमेंट ऑफ मास का, अब हमने कहा कि एक्स लेंथ पे एक डीएक्स मैंने माना, बात समझिए, एक्स लेंथ पे एक डीएक्स छोटा सा मैंने एलिमेंट माना, उसका मास कितना माना, डीएम, उसका मास माना मैंने डीएम। तो मोमेंट ऑफ मास क्या होगा भाई, मोमेंट ऑफ मास होता क्या है, मोमेंट ऑफ मास, मोमेंट ऑफ मास केवल इस एलिमेंट का, ऑफ एलिमेंट डीएक्स, इसका क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, कितनी दूरी है इसकी, एक्स, और मास कितना है, डीएम। तो मोमेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम क्या होगा, मोमेंट ऑफ मास ऑफ सिस्टम। भाई ये जो है, ये जो लेंथ है, एल लेंथ का जो वायर है, वो ऐसे छोटे 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 डीएक्स को मिला के ही तो बना है, मिला के ही बना है। तो मैंने एक्स लेंथ पे डीएक्स माना, उसका मैंने क्या निकाला, मोमेंट ऑफ मास क्या हो गया, एक्स इंटू डीएम। और इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं 0 से लेके एल तक, तो क्या टोटल जो छोटे छोटे एलिमेंट है उनका टोटल मोमेंट ऑफ मास आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो हमने कहा मोमेंट ऑफ मास ऑफ सिस्टम हो जाएगा 0 टू एल, ये जो आया ना, इसको क्या करूं, एक्स इंटू डीएम को मैंने इंटीग्रेट कर दिया, तो क्या मोमेंट ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम आ गया। भाई घर जाके पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा ना, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, जो नहीं पढ़ेंगे उनको नहीं समझ में आएगा। पहले से क्लियर है, रोटेशन चालू मतलब घूमना चालू ना, हाँ, मतलब दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट इन फिजिक्स ना। अगर आप ये समझ गए तो आप सब समझ जाएंगे, इसके बाद सब इजी है ना। इसी में बच्चे थोड़े परेशान होते हैं, अब कोई परेशानी नहीं है, अगर हल्का सा आपको अप्रोच है तो समझ में आ जाएगा।
ये dx लेंथ पे मैंने क्या माना, x लेंथ पे dx माना, यहाँ का मोमेंट ऑफ मास x इंटू dm हुआ, टोटल इंटीग्रेट कर दिया तो टोटल सिस्टम का भाई dx 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 से मिलके बना होगा, टोटल को इंटीग्रेट कर दिया, मोमेंट ऑफ द सिस्टम आ गया। अच्छा अब बताओ सेंटर ऑफ मास की डिफिनीशन को जरा रिकॉल करिए। सेंटर ऑफ मास की डिफिनीशन कहती है कि ये एल लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, हम कहते हैं भाई तुम पूरा टोटल मास है वो m है, पूरा टोटल मास इसका m है और वो एक ही पॉइंट पर है। किस पे है, एक ही पॉइंट पे, यही तो सेंटर ऑफ मास की डिफिनीशन है। ठीक है, उसकी दूरी क्या मैंने मानी, XCOM, क्या मानी, XCOM। अब इसका मूवमेंट ऑफ मास, इसको बोलते हैं, एक शब्द और थोड़ा इंप्रोवाइज करिए मैं बताऊं, मूवमेंट ऑफ मास ऑफ, इसको बोलते हैं पॉइंट मास। क्या बोलते हैं, पॉइंट मास। कल इसको भी ये बता रहा था, एक इसको इंप्रोवाइज कर लीजिए, इसको पॉइंट मास भी बोल सकते हैं ना। ये टोटल सेंटर ऑफ मास किस तरह बिहेव कर रहा है, पॉइंट मास की तरफ, पॉइंट मास। और इसका क्या होगा मोमेंट ऑफ मास, क्या होगा, m इंटू XCOM। अब ये और ये क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे, ये और ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर इन दोनों को इक्वल में बोलूं तो m, और m को भी ऐसे नहीं लिखना है, चलो ऐसे लिख दो, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं आप, समझिए, m इंटू XCOM बराबर 0 to L x इंटू DM। यहां से XCOM आ जाएगा 0 to L x DM, और एक्चुअल में इसका ये जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको मैं बोल दूं 0 to L DM। 0 to L DM का आंसर क्या आएगा, m ही आएगा भाई। DM को, छोटे छोटे मास को अगर मैं टोटल इंटीग्रेट कर दूं तो क्या आ जाएगा, टोटल मास आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, XCOM को हम इस तरीके से लिखेंगे, XCOM बराबर XDM अपॉन 0 to L DM। 0 to L DM का क्या मतलब है, मास, टोटल मास। भाई छोटे छोटे मासेस को हम अगर 0 से लेके L तक ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल मास आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। इस फॉर्मूले को डायरेक्ट आपकी किताब में दिया होता है, ये वाला। ठीक है, समझ में आया, ये मोमेंट ऑफ मास से ही निकाला गया है। डिस्क्रीट से कनेक्ट कर पा रहे हैं, डिस्क्रीट वाला पढ़ाया था उसी से कनेक्टेड है। जैसे वहां पे समेशन कर देते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस मास सिस्टम है। जहां पे कंटिन्यूअस की बात होगी वहां पे हम इंटीग्रेशन करेंगे, जहां पे डिस्क्रीट की बात होगी वहां पे क्या करेंगे, समेशन की बात करेंगे। ठीक है, क्या थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आता है, थोड़ा बहुत तो आता है, हल्का फुल्का पढ़ा हमने, उतने से ही काम चल जाएगा, ज्यादा नहीं पढ़ना है। जितना पढ़ा है उसी से काम चलाएंगे ना। चलिए, अच्छा एक बात और समझ लीजिए, जैसे ये XCOM आ गया ना, अब मैं आपको गेस करने को बोलूं कि YCOM क्या होगा, बताओ। जीरो टू एल YDM अपॉन 0 to L DM। अच्छा ZCOM करूं, कर लेंगे, अभी कराएंगे, समझ में आ रहा है, सारा नहीं कराऊंगा, फिर फॉर्मूले लिखा दूंगा। ठीक है, ये वाला समझ में आया, डिटेल में नहीं आ रहा तो मैं दोबारा बता दूं, क्योंकि बार बार नहीं बताऊंगा। पूछ लो, दोबारा से पूछ लो जिसको नहीं समझ में आया। आ गया, चलो। XCOM बराबर 0 to L XDM अपॉन 0 to L DM। चलिए, तो फिर हम लोग निकालते हैं यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास। चलिए, वैसे तो आप लोग को पता है यूनिफॉर्म रॉड है, नोट हो गया, यूनिफॉर्म रॉड है। चलिए ऐसे जनरली बताइए, पता ही आप लोगों को, यूनिफॉर्म रॉड है L लेंथ की, कितने की लेंथ की, L लेंथ की, और इसका टोटल मास कितना है, m, और यूनिफॉर्म है, मतलब मास डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, L/2 पर होगा। L/2 पे होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अभी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक बॉडी पढ़ाऊंगा, समझ में आएगा आप लोगों को। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तब तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब हर जगह पे बराबर बराबर मास है, तो सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, मिड पॉइंट पर होगा, तो L का क्या हो जाएगा, L/2।
इसको, लेकिन ये क्वेश्चन हमको निकालना है, हेडिंग डालिए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास निकालना है सर, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल। चलिए निकालिए। तो इसमें फॉर्मूला बताओ भाई, XCOM, अब बार बार वो नहीं करेंगे, बताओ 0 to L, बोलो XDM अपॉन 0 to L क्या DM। अच्छा अब रिकॉल करिए DM यहां पे कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली तो है, लीनियर है कि सरफेस है कि वॉल्यूम में है, लीनियर है, तो किसकी याद आई हमको, लीनियर मास डेंसिटी की। जब भी सरफेस में होगा तो किसकी याद आएगी, सिग्मा की। जब भी वॉल्यूम में होगा तो किसकी याद आएगी, रो की। ठीक है ना, याद करना एकदम पता होना चाहिए। तो डीएम क्या होता है, डीएम बराबर लैम्डा इंटू डीएस। क्या याद आया, नहीं याद आया, आ रहा याद, ठीक है। तो XCOM क्या हो जाएगा, 0 to L। देखो x को डीएम के रिस्पेक्ट में कहीं तुम कर सकते हो डिफरेंशिएट, अरे सॉरी इंटीग्रेट कर सकते हो x को डीएम के रिस्पेक्ट में, x तो x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट होगा। तो आपको डीएम को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, डीएम बराबर लैम्डा डीएक्स। इतनी बात समझ में आ रही है भाई, x जो है वो डीएम में इंटीग्रेट नहीं होगा, तो डीएम को क्या लिखूं, x के रिस्पेक्ट में। और जब मैंने x के रिस्पेक्ट में लिखना है तो मुझे किसकी याद आई, लैम्डा इंटू डीएक्स, लीनियर मास डेंसिटी। तो यहां से आ गया लैम्डा इंटू डीएक्स इंटू, हाँ एक्स तो था ही, एक्स अपॉन नीचे भी लिख लो 0 to L, ये क्या है लैम्डा इंटू डीएक्स बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा यहाँ पे ऊपर कॉमन बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है भाई, लीनियर मास डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा देखो अगर कांस्टेंट नहीं होता, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, लेंथ के रिस्पेक्ट में मास क्या कर रहा होता, वेरी कर रहा होता, तो लैम्डा की वैल्यू दी हुई होती, दी होती कि नहीं दी होती, तो दी होती, तो लैम्डा की वैल्यू यहां से रख के फिर इंटीग्रेट करके भी तो आंसर निकाल सकते थे। समझ पा रहे हो कि नहीं, यहां पे लैम्डा क्या है, लीनियर मास डेंसिटी, और ये भाई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है, यही मतलब है कि लीनियर मास डेंसिटी क्या है आपकी, कांस्टेंट है। अगर उसकी कुछ वैल्यू दी हो, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली नहीं होता तो हम कहते हैं कि x में इस जगह पे ज्यादा है, इस जगह पे कम है, तो x के टर्म में क्या होता वेरी कर रहा होता, वेरी कर रहा होता, लैम्डा की कुछ वैल्यू दी होती किस टर्म में, x के टर्म में। तो क्या उसकी वैल्यू यहाँ पे रख कर और इंटीग्रेट कर कर इसका आप आंसर निकाल ले जाते हैं। एक स्टेप आगे की बात कर रहा हूं, कर लेते कि नहीं कर लेते, कर सकते थे, ठीक है। अब देखिए पहले इसको कर लेते हैं। अब लैम्डा हमारा बाहर आया, यहां पे भी लैम्डा हमारा बाहर आया, तो इधर क्या हो गया x dx और नीचे क्या हो गया 0 to L लैम्डा और dx, इसकी वैल्यू बताइए। लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गए, ये इनको याद तो किया था लेकिन ये किसी काम के नहीं थे, इनको क्या कर दिया हमने, कैंसिल कर दिया। तो XCOM क्या हो जाएगा बताओ, x² 2, लिमिट बताइए 0 to L, यहां पे क्या x, लिमिट बताइए 0 to L, क्या हो गया L² 2 इंटू L, कितना आ गया L/2, क्या आ गया L/2। अच्छा नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे तो भी आप लोग कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, ये बताइए मुझे, कर लेंगे ना, नहीं नहीं कर पाओगी अंजलि, कर लोगी पक्की बात, दें अभी नहीं देंगे, सवाल में आएगा तब करेंगे, एग्जाम से देने लगेंगे तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। फिर बात समझ में आया, अगर आएगा तो कर लोगे, आपको पता है इंटीग्रेशन करना, लैम्डा की वैल्यू दी होगी तो आप कर लोगे, इस फॉर्मूले डालोगे। कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है याद रखना, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा एक याद है तो क्या बाकी सब याद है, XCOM याद है तो क्या YCOM ZCOM याद है, बिल्कुल याद है, एक याद करिए मिनिमम, बहुत छोटी छोटी चीज जो कम से कम याद रखना, बस उतना ही याद रखना है, ठीक है।
सेंटर ऑफ मास इज एट ओरिजिन, देन मूवमेंट ऑफ द मास विल बी 0। चलिए नेक्स्ट लिखिए। पेन को फेंका नहीं करो बेटा जी, पेन को आप लोग फेंका मत करिए, रख दिया करिए। डिस्कार्ड भी, जैसे तिरंगा होता है ना, उसको डिस्कार्ड सम्मान पूर्वक किया जाता है, तो पेन को भी सम्मान पूर्वक ही डिस्कार्ड किया जाता है ना। आप लोगों का हथियार है, शिक्षक का हथियार एक तरीके से पेन, उसको नहीं, उसकी इज्जत करनी चाहिए थोड़ी बहुत। चलो स्क्वायर प्लेट है, मान लीजिए स्क्वायर प्लेट है। देखिए थोड़ा ज्योमेट्री समझने की कोशिश करते हैं। अगर स्क्वायर प्लेट है तो ये किस किस एक्सिस पे सिमेट्रिक है, किस किस एक्सिस पे सिमेट्रिक है। तो ये देखो, अगर यहां से मैं बोलूं, सिमेट्री का मतलब समझते हैं आप लोग, जैसा ऐसा ही वैसा ही इधर है, जैसा इधर है वैसा ही इधर है। फिर देखो, जैसा इधर है वैसा ही इधर है, लगभग लगभग। स्क्वायर होगा तो क्या होगा, बराबर होगा। तो इन दोनों लाइन जो यहां पे इंटरसेक्ट करेंगी उसको क्या बोलूंगा, सेंटर ऑफ मास। क्या बोलूंगा, सेंटर ऑफ मास, अगर ये स्क्वायर है तो। ठीक है, आजा चलो सर्किल आ गया। तो ये एक लाइन हो गई, ये जैसा वैसा ही ये, और ये लाइन आ गई, ये जैसा, ये टोटल एरिया जैसा वैसा ही ये। तो इसको क्या बोलूंगा, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और आ जाओ। ये मान लीजिए सर्कुलर रिंग है, तो जैसा इसको ऐसा करेंगे, अगर ये वाली लाइन करेंगे तो जो ये है वो ये, और इधर करेंगे तो जो ये है वो ये, इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, और देखो ट्रायंगल में क्या करते हैं, मीडियन का इंटरसेक्शन सेंटर ऑफ मास होता है। मीडियन मतलब जानते हैं, जैसे इस वर्टिसिस से सामने की एक्सिस पे क्या करें, जिससे ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करें जिससे क्या हो जाए, ये दोनों डिवाइड हो जाए। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मीडियन। यहां से हमने क्या किया, इधर खींचा, और यहां से ये क्या खींचा, ये खींचा, तो ये क्या होगा आपका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। इतनी बात समझ में आई, सेंटर ऑफ मास। अब देखिए बात समझिए, ये आपको सिमेट्रिक फिगर का सेंटर ऑफ मास तो बहुत इजी है पता करना। सिमेट्रिक फिगर का सेंटर ऑफ मास क्या है, बहुत ही इजी है पता करना। ठीक है, और अगर हम सिमेट्रिक मास ना दें, जैसे हम कहें कि नहीं सर्कुलर रिंग है, ये क्या है, सर्कुलर अच्छा जी, कंप्लीट रिंग थी, जब कंप्लीट रिंग थी तो देखो सेंटर ऑफ मास कहां पे था, इस जगह पे था। कहां पे था, इस जगह पे था। और जब मैं इस रिंग को हटा दूं, इस रिंग को हटा दिया, तो सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे क्या करेगा, शिफ्ट होगा। इसी लाइन पे क्या करेगा, शिफ्ट होगा। और वो कहां पर होगा, वो इस वाले पॉइंट के नजदीक होगा कि इस वाले पॉइंट के नजदीक। मान लो यहां पे है सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास कहां पे है, यहां पर है। तो ये टोटल डिस्टेंस क्या है, मान लीजिए ये टोटल डिस्टेंस तो क्या है, आर है, ये आर है, और ये आपका क्या है, मान लीजिए वाई, ये वाई सीओएम है ना, एक्स सीओएम तो आएगा नहीं, वाई सीओएम आएगा क्योंकि ऊपर की दिशा में है। अब ये बताइए कि जो वाई सीओएम है वो मतलब ये वाली डिस्टेंस ज्यादा होगी कि ये डिस्टेंस ज्यादा होगी, ये बताइए मुझे। हाँ, मतलब जो सेंटर ऑफ मास है वो इसके पास होगा, इस वाले पॉइंट के, कि इस वाले पॉइंट के पास होगा। हाँ, किस वाले पॉइंट के, ऊपर वाले पॉइंट के पास होगा। चलो मैं पॉइंट दे देता हूं, इसको ए पॉइंट दे देता हूं, इसको बी पॉइंट दे देता हूं। बताइए कितने लोग कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास जो है वो बी पॉइंट के पास होगा, एक लोग कहे, और बताओ सब लोग कह रहे हैं बी के पास होगा कि ए के पास होगा। ऑब्जर्वेशन कराने की कोशिश कर रहा हूं मैं आप लोगों से, अभी करेंगे, इसको करेंगे, अभी ऑब्जर्व करिए जो मैंने आपको पढ़ाया अब तक।
सेंटर ऑफ मास ऑलवेज शिफ्ट टुवर्ड्स हैवियर साइड। ठीक है, बताइए, थोड़ा सोचिए, बताइए किधर होगा, ऊपर ही होगा? लग रहा है कि कोई लॉजिकल वो है, रीजन है आपके पास? बताओ। हाँ, वहीं पे मास है। मास तो इस रिंग में है। मास तो अच्छा ये समझ लो पहले, मास कहां पे है? ये रिंग है। बात समझिए, ये पूरे में मास नहीं है, केवल रिंग में मास है। हाँ, बी के पास होगा, कोई लॉजिकल रीजन? हाँ, कहाँ है, हमको तो नहीं दिख रहा। अच्छा, ये मास इधर का ज्यादा इधर का कम है, ऐसा है क्या? इधर भी तो मास है। ए होगा, बी होगा, क्या रीजन है? इधर वाला इधर से कट जाएगा। अरे ऐसे तो पूरा ही कट जाए, इधर का इधर से पूरा ही कट जाए। कटने का कोई रीजन नहीं है, कटेगा कहां से? मास कैंसिल कहां हो रहे हैं? चलो इसको अभी पढ़ाएंगे, समझिएगा। देखो, अगर ये आर है ना, तो अब मैं आर बाई टू ले लूं। अगर आर बाई टू ले लूं, तो मैं अगर आर बाई टू पर ये अगर एक लाइन सिमेट्रिक खींचू, अगर सिमेट्रिक लाइन में खींचू, तो क्या इधर का मासेस क्या होगा? कम होगा, और ये मासेस क्या होगा? ज्यादा होगा। तो आर बाई टू से सेंटर ऑफ मास क्या होगा? ज्यादा ही होगा। भाई आर बाई टू पे एक सिमेट्रिक लाइन में खींचू, देखो समझ लो, थोड़ा ऑब्जर्वेशन का चीज है, अभी आएगा। अगर मैं आर बाई टू से एक लाइन खींचूं, तो ये जो मासेज हैं, इन दोनों का मास और ये टोटल मास कौन सा ज्यादा होगा? इधर साइड का मास ज्यादा होगा ना। तो सेंटर ऑफ मास आर बाई टू से ऊपर होगा, आर बाई टू से ऊपर होगा, यानी कि बी के पास होगा। ठीक है, अभी करते हैं चर्चा, थोड़ा सा समझाने की कोशिश थी। लिखिए, हेडिंग डालिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। सेंटर ऑफ मास, इसको निकाल ही लेते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, किसी को याद हो तो बताए क्या है? किसी को याद है? चलिए, थोड़ा इसको लिख, मैं लिखते जा रहा हूं, आप लिख लीजिए, तब बनाते हैं, करते जाइए।
नोट कर लीजिए, बता रहे हैं। चलिए नोट कर लीजिए, इसको समझा देते हैं। देखिए, समझाना है, नोट कर लो। अच्छा, नोट कर लो। कोई ऐसा है जिसको समझ में आ गया? नहीं है? अरे नहीं, कोई तो होगा। समझ में आ गया ना? ना समझाएं? समझाना पड़ेगा। बताओ भाई, समझ में आ गया? हो गया ना? समझ में आ गया ना? चले आगे? हाँ, लिख लिया? समझ में नहीं आया? देखो, समझने की कोशिश करो, कुछ नहीं है इसमें। सर्कुलर, वैसे बता रहा हूं, समझा देता हूं इसको, लेकिन डायरेक्टली आपको याद ही रखना है। समझा इसलिए देता हूं कि हो सकता है कोई सवाल आए ना। और इसमें ये फॉर्मूला आपको पता है। यहाँ पे क्या है? रिंग है। नोट कर लो, फिर समझाता हूँ। जल्दी नोट करो, नोट करो, यहां तक नोट कर लो बेटा। हो गया? नहीं दिख रहा? अब दिखा? चलिए समझाते हैं। सुनिए, यहां पे आपने देखा, अगर ये सर्कुलर रिंग कंप्लीट होती तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होता? इसके सेंटर पे होता। ठीक है। अगर ये सर्कुलर रिंग कंप्लीट नहीं है तो सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट हो रहा है? भाई इधर तो सिमेट्रिक ही है, इधर और इधर क्या है? सिमेट्री है। और इधर और इसमें क्या है? सिमेट्री किधर नहीं है? आपकी वाई डायरेक्शन में सिमेट्री नहीं है, तो इसी पे ये सेंटर ऑफ मास किधर जाएगा? ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा, तो वाई सीओम आएगा। क्या आएगा? वाई सीओम। एक कोऑर्डिनेट आएगा जिसका क्या आएगा? भाई एक्स कोऑर्डिनेट नहीं आएगा, क्योंकि यहां से यहां क्या है? इधर और इधर क्या है? अगर ये लाइन खींचूं तो इधर जैसा है वैसा ही ये इधर है, तो ये क्या है? सिमेट्रिक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट को मैं जीरो बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? जीरो बोल सकता हूं। क्या आएगा? केवल ही वाई कोऑर्डिनेट आएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? तो मैं आगे बढ़ू। ठीक है। अब वाई कोऑर्डिनेट आएगा, ऊपर जा रहे हैं ना, अगर आगे जा रहे होते तो एक्स, और ऊपर जा रहे हैं तो वाई। अब वाई सीएम का फॉर्मूला एक्स सीएम वाला याद करिए। वहां पे एक्स सीएम क्या होता था? अंडर रूट, अभी 0 to L नहीं लिख रहे हैं। ये समझिए कि पूरे उसमें इंटीग्रेट करना है इसको, व्हाटएवर जो भी है रिंग है, इसको पूरा इंटीग्रेशन एक्स डीएम लिखते तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वाई डीएम अपॉन अंडर रूट डीएम। इतनी बात समझ में आई? अब मैंने क्या कहा, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ये तो समझिए। जब भी सर्कुलर की बात करेंगे हम थीटा के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे? थीटा। और थीटा यहाँ पे कितना है? यहाँ जहां हम शुरू कर रहे हैं थीटा शुरू कर रहे हैं वहां पे क्या है? 0 डिग्री। और इसको मैं थीटा को अगर थीटा दूरी पर जाके बी थीटा एंगल पे मैंने एक एलिमेंट लिया, थोड़ा इसको समझ लो, सर्कुलर में हमेशा काम आएगा। जैसे लेंथ जब लेते थे तो हम dx लेते थे, लेंथ लेते थे x डिस्टेंस पे dx। x डिस्टेंस पे dx लेने का मतलब क्या था बेटा? x दूरी गए
उसका थोड़ा सा आगे बढ़े, एक्स डी से गए फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, उसी को तो डीएक्स बोले। पहले एक्स दूरी पे गए और डीएक्स एलिमेंट लिया, एक्स दूरी पे गए और डीएक्स एलिमेंट लिया, ठीक है। पहले एक्स दूरी पहुंच गए, उसके बाद थोड़ा सा और बढ़े, उसको स्मॉल डिस्टेंस को क्या बोला मैंने, डीएक्स। उसके बाद एक्स को मैंने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया थ्रू आउट द लेंथ। लेकिन जब सर्किल की बात करेंगे तो हम एंगल के टर्म में बात करेंगे, सर्किल या सेमी सर्किल की बात करेंगे तो किसके टर्म में बात करेंगे, एंगल के टर्म में। तो डी थीटा तक गए, उसके बाद कितना लिया मैंने एंगल, डी थीटा। इतना बात समझ में आई, ठीक है। एंगल पे गए और फिर क्या लिया, डी थीटा। अच्छा डी थीटा, यहां पे डी थीटा है ना एंगल, सर्कुलर पे तो ये लेंथ ही है, सर्कुलर पे क्या है ये लेंथ ही है। तो ये जो लेंथ कितनी हुई है, ये हुई डीएक्स, एंगल कितना हुआ, डी थीटा। और थीटा वेरी कहां से कहां तक कर रहा है, तो मैं कह दूं कि ये सेमी सर्कुलर रिंग है, 0 से लेके 180 तक, 0 से लेके भाई यहां से चले और यहां तक पहुंचे, तो कितना थीटा वेरी किया, 0 से लेके 180, 180 को पाई भी बोल सकते हैं, तो 0 से लेके पाई तक। तो मैंने इंटीग्रेशन कहां से किया, 0 से लेके पाई तक। क्या इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ो, ठीक है। अब बताओ, अब ये हो गया, हाँ अब ये अच्छा ये है क्या, ये डिस्टेंस क्या है आर और ये है थीटा, तो इसकी यहां से दूरी कितनी है बेटा बताओ। अगर ये आर है और ये थीटा है तो ये कितना होगा, आर साइन थीटा। ये वाई हुआ ना, यही तो वाई हुआ, तो ये क्या है आर साइन थीटा। तो वाई की जगह क्या लिखा, आर साइन थीटा। बात समझ में आई। अच्छा dx बराबर क्या है, जैसे वो होता है ना, ये dx क्या है, जैसे एंगल बराबर क्या होता है, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस। तो ये आर कितना, एंगल कितना है डी थीटा, आर कितनी है dx, और ये कितना है आर, तो dx बराबर आर डी थीटा। dx बराबर क्या हो गया, आर डी थीटा। कुछ और गलत हुआ क्या यहां पे, आर डी थीटा तो हो गया, एक लैम्डा भी आएगा। अच्छा लैम्डा है, हाँ डीएम बराबर लैम्डा डीएक्स। भाई यहां पे डीएम की जगह मैंने क्या रखा, लैम्डा डीएक्स, तो लैम्डा की जगह लैम्डा रख दिया और डीएक्स की जगह क्या रख दिया, आर डी थीटा। बहुत ज्यादा रख दिया, समझ में आ गया ना, लैम्डा की जगह लैम्डा रख दिया और डीएक्स की जगह क्या रख दिया, आर डी थीटा। अब यहां पे क्या था, यहां पे भी क्या था, डीएम था, तो डीएम की जगह लैम्डा डीएक्स और डीएक्स की जगह आर डी थीटा, तो लैम्डा आर डी थीटा। यहां तक समझ में आई बात, ठीक है। ऊपर चले, यहां क्या हो जाएगा, लैम्डा आर स्क्वायर और साइन थीटा डी थीटा, आर स्क्वायर लैम्डा साइन थीटा डी थीटा। कहां से कहां तक, 0 से लेके पाई तक। इंटीग्रेशन समझ में आया, 0 से लेके पाई। नीचे क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू आर, 0 से लेके पाई तक डी थीटा। इसको इंटीग्रेट किया तो क्या आ गया आपका, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, माइनस बाहर आ गया तो माइनस आर, और ये कॉस थीटा 0 से लेके पाई और थीटा 0 से लेके पाई। कॉस थीटा की वैल्यू क्या, कॉस पाई बराबर -1, कॉस 0 बराबर 1, ठीक है। तो -1 कितना, -2, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2r, और ये क्या हो जाएगा पाई -0 अपॉन पाई, तो 2r अपॉन पाई। ये क्या आ गया, वाई सीओन। दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। समझ में आया कि नहीं, हाँ बताओ, नहीं थोड़ा थोड़ा आया, ठीक है थोड़ा ही आया। चलो इसको नोट कर लिया सारा, दोबारा से समझा दूं, बताओ, छोड़ो मत किसी चीज को, अभी छोड़ना नहीं है। आखिरी में बताऊंगा आपको क्या क्या याद करना है, कैसे करना है, लेकिन समझते चलो। वो देखो छोड़ दिया, साहिबान समझ में नहीं आया, नहीं तुमको समझ में नहीं आया तभी तुम शांत हो गए, नहीं आया समझ में, थोड़ा थोड़ा आया। दोबारा से समझा, देखो सुन लो मेरी बात, इसको सर्कुलर वाले को आप लोगों ने नहीं किया है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो एक बार दोबारा से समझा देता हूं। सब बच्चे बहुत ध्यान से कंसंट्रेट होकर सुनेंगे। ये किसी के सर में दर्द तो नहीं हो रहा, बिल्कुल भी सही है, समझ में आ रहा है ना। चलो एक बार दोबारा से समझ लेते हैं।
सर्कुलर रिंग है, बात समझिए, जब भी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम एक्स पे डीएक्स मान लिए और उसको पूरा इंटीग्रेट कर दिया, तो हमारा जब भी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है तो इंटीग्रेशन लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। अगर एक्स में वेरी कर रहा है तो डीएक्स ले लिया, एरिया में वेरी कर रहा है तो डीए ले लेंगे, वॉल्यूम वेरी कर रहा होगा तो डीवी ले लेंगे, ठीक है ना। अभी हमारा हम सर्कुलर रिंग की चर्चा कर रहे हैं, और सर्कुलर रिंग एक तार है, इलेक्ट्रिकल वायर, उसी को मोड़ के मैंने क्या बना दिया, रिंग बना दिया, ठीक है। वो आर लेंथ की कोई रिंग है। तो वहां पे क्या कर रहे हैं, यहां पे हमने क्या किया, थीटा एंगल पे डी थीटा माना, भाई छोटा एंगल माना, थीटा पे डी थीटा माना, उसका आर कितना हुआ, डीएक्स हुआ, उसका मास कितना हुआ, डीएम हुआ। इतनी बात समझ में आई। तो हम फॉर्मूले को रिकॉल करते हैं, फॉर्मूले को रिकॉल किया तो वाई सीओम बराबर वाई डीएम अपॉन डीएम। इतनी बात समझ में आई। तो यहां पे ये आर है तो ये वाई क्या हो जाएगा, वाई बराबर आर साइन थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा, यहां पे पाइथागोरस लगा लेंगे, ठीक है। तो वाई बराबर क्या हो गया, आर साइन थीटा, और डीएम बराबर क्या है, अभी पढ़ाया आपको, डीएम बराबर लैम्डा डीएक्स, तो यहां पे लैम्डा रख दिया। अच्छा, डीएक्स बराबर क्या, आर डी थीटा, वहां से आर डी थीटा निकाल लिया, बस इसको भी 0 टू पाई कर दिया, लैम्डा आर कर दिया। एक बार अपने आप घर पे जाके करना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अच्छा, सेम टू सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूज भी होगा। ये जो पढ़ा रहा हूं ना, यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा रहा हूं, वहां पे क्या पढ़ाऊंगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा अंतर आएगा, चीजें यही है, इंटीग्रेट वहां भी करना पड़ेगा। ये समझ में आ जाएगा तो वो भी समझ में आ जाएगा, और ये समझ में नहीं आया तो वो भी समझ में नहीं आएगा। ये सवाल तो ना आए हो सकता है, लेकिन वो सवाल आता है, इलेक्ट्रोस्टैट में आते हैं सवाल, तो करना जरूरी है। चलिए, इतनी बात समझ में आई। चलो अब ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन की बात आई, इतना नोट तो हो गया सबसे। आंसर क्या आया, 2r अपॉन पाई। जरा इसको डिवाइड करो पाई से, बताओ भाई, x बराबर 2r, x बराबर 2r अपॉन पाई, पाई की वैल्यू कितनी, जरा निकालो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 अपॉन 3.14 करिए जैसा, टू अपॉन 3.14 कितनी हुई, 0.6464 आर। ये क्या आ गया, वाई सी ओ, ये क्या आ जाएगा, वाई सी ओ एम, ठीक है। अब बात समझिए, अब ऑब्जर्वेशन समझिए। मैं जो अभी आपको पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था, सेंटर ऑफ मास किधर है, हैवियर मास की तरफ है। ये कितना आया, कितनी दूरी आई, 0.64 आर, और ये r बाई टू, आर बाई टू कितना होता है, 0.5 आर। तो अगर ये मैं मानूं कि ये अगर r बाई टू है, यहां पे अगर ये डिस्टेंस कितनी है, r बाई टू, तो सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, थोड़ा सा इसके ऊपर होगा। वाई सीओम किधर होगा, थोड़ा सा ऊपर होगा, क्योंकि अगर मैं r बाई टू पर एक सिमेट्रिक लाइन खींचूंगा तो बेटा इस ये वाला मास ज्यादा है कि इधर सारे मासेस ज्यादा हैं, किधर मास ज्यादा है, ऊपर के डायरेक्शन में मास ज्यादा है और नीचे मास कम है। कोई सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन आए, ऑब्जर्वेशन करके देख लेना बेटा, हो सकता है ऑब्जर्वेशन से ही सवाल सॉल्व हो जाए, आपको करना ही ना पड़े। बात समझिए, आपको सवाल टिक ही तो करना है। देखो, कभी भी नीट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपसे ये उम्मीद नहीं करता है कि आप इतना बड़ा इंटीग्रेशन करिए, ये उम्मीद करता है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को आपने कितने अच्छे तरीके से समझा है। तो अगर ये नहीं हो रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये तो करना ही करना है। लेकिन इसके बाद निष्कर्ष क्या निकल के आया, निष्कर्ष आप इसका निचोड़ क्या निकल के आया, आपने सेंटर ऑफ मास पढ़ा तो उसका कॉन्सेप्ट आप समझ में एक्चुअल में आया कि नहीं आया आपके। तो बहुत सारे सवाल हैं जिनको आप केवल ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट ये नहीं कि बस बैल बुद्धि की तरह करना शुरू कर दिया, अरे सर ये फॉर्मूला लगाओ, चलो फॉर्मूला। आप फॉर्मूले को समझिए तो कि क्या फॉर्मूला है, क्या उसका यूज है, क्यों लगाते हैं, सेंटर ऑफ मास है क्या चीज, क्यों उसको पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको शुरू पहली क्लास से बताते आ रहा हूं, अभी भी बताया। इस सवाल को आया,
अगर इसमें ऑप्शन दिया होता, जैसे 4 ऑप्शन दिए होते मान लीजिए, ठीक है, सेंटर ऑफ मास आपका क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आए, कुछ भी आए, ठीक है, एक दिया हुआ है 0.32 आर, ठीक है, 0.50 आर, ठीक है, 0.61 आर, ठीक है, 0.11 आर, कौन सा ऑप्शन लगाएंगे आप? यही लगाएंगे, क्लियर टू यही है, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऐसे ही ऑप्शन लगा देंगे। अच्छा, ये ऑप्शन आप ऑब्जर्वेशन से भी निकाल लेंगे, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन से सवाल हो जाता है, और यही चीज आपको सीखनी है भाई। नीट निकालने का मतलब ये नहीं कि आपको ये पूरा सब ये तो करना ही है। अच्छा, ट्रिक्स भी तभी डेवलप होती है जब आपको पूरा उसका मंथन आपने किया होता है ना, पूरा एनालिसिस, सेंटर ऑफ मास पूरा मंथन कर रखा है, तब आपकी ट्रिक्स डेवलप होंगी। तो आपको अल्टीमेटली ये ट्रिक्स डेवलप करनी है ना। तो ये समझ में आया? दोबारा घर पे जाएंगे आज, इसको आर थीटा वाले को एक बार घर पे जाके अपने हाथ से कलम चला के अपने हाथ से करके देखेंगे, ठीक है, एक एक स्टेप। सेंटर ऑफ मास मैंने बहुत बेसिक से पढ़ाया है, बहुत बेसिक पढ़ाया, और अगर छूटा हुआ है तो वीडियो लेक्चर से कंप्लीट कर लेना, लेकिन कर जरूर लेना, नहीं तो होगा नहीं बेटा आगे ना। बहुत बेसिक से कराया, अब नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों।